Hello guys, welcome to Dupix by Reep Qureshi. Let's start the video. आज हम समझने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक वैल्यू एडिशन कोर्स है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट्स नोट दे रखे हैं, आपको तीन चीज़ों में से किसी दो पर शॉर्ट्स नोट लिखने थे। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? द टाइम वैल्यू ऑफ मनी TVM इज अ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट दैट पोजिट्स दैट अ सम ऑफ अ मनी हैज अ डिफरेंट वैल्यू टुडे compared to the same sum in the future due to its potential earning capacity. This fundamental principle underlies various financial theories and practices. यानी कि जो आपका आज करंट टाइम में मनी की वैल्यू है, इन द फ्यूचर आपकी वो मनी की वैल्यू सेम नहीं रहती। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपका आज 100 रुपये का है और इन द फ्यूचर वो चीज़ 105 रुपये की बिक रही है, ठीक है। तो मनी की वैल्यू चेंज हो गई, प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं हुई, बट क्योंकि प्रोडक्ट की तो कैपेसिटी क्वांटिटी तो इतनी है ना, बट मनी की वैल्यू चेंज हो गई। मनी की वैल्यू क्या हो गई? 100 से 105 हो गई। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके की कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू वही हो गई जो करंट टाइम पर मनी की वैल्यू है। जैसे कि 100 रुपये प्रोडक्ट के प्राइस हैं, तो वो उसकी क्या हो गई? प्रेजेंट वैल्यू। और फ्यूचर वैल्यू जो उसकी फ्यूचर में वैल्यू होगी, वही जैसे वो 105 रुपये का होगा तो वो हो गई उसकी फ्यूचर वैल्यू। उसके बाद है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट किसे कहते हैं? अब मान लीजिए वो 100 रुपये की चीज़ 105 रुपये की हो गई, तो कितने रुपए का चेंज आया? 5 रुपये का। तो 100 से 5 रुपये का चेंज कितना चेंज दिखाता है? 5% का। तो यही आपका क्या होगा? इंटरेस्ट रेट होगा। उसके बाद होगा कंपाउंडिंग, द प्रोसेस वेयर द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बिकॉज द अर्निंग ऑन एन इन्वेस्टमेंट बोथ कैपिटल गेन एंड इंटरेस्ट। कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है, भले से वो अर्निंग से हो, कैपिटल गेन हो, इंटरेस्ट हो, किसी भी तरीके से मनी की वैल्यू इंक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। अब इसके फार्मूलाज क्या क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला आपकी स्क्रीन पर गिवन है और प्रेजेंट वैल्यू का भी आपकी स्क्रीन पर गिवन है। जस्ट आपको इसके अंदर वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना है। मैं बता देता हूँ यहाँ पर मतलब क्या क्या है। FV तो आपकी हो गई फ्यूचर वैल्यू, PV हो गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू, R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट और N हो गया आपका नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है। ये N टाइम्स होता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है जिसको पर आपको शॉर्ट्स नोट लिखना था, वो है मार्केटिंग ऑफ डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट। मार्केटिंग डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट स्मॉल स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टू प्रमोट एंड सेल ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज। जितनी भी ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं बैंकिंग की, जैसे कि आपकी क्या क्या आ गई? ऑनलाइन बैंकिंग आ गई, इसके अंदर मोबाइल बैंकिंग ऐप्स आ गए, डिजिटल वॉलेट्स आ गए, फिनटेक सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो कि एक बैंक प्रोवाइड करता है। तो इसकी मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, हमें उसी के ऊपर शॉर्ट्स नोट लिखना है, ठीक है। सबसे पहले टारगेट ऑडियंस एनालिसिस। आपको देखना है आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, उनकी डेमोग्राफिक देखने की, मतलब जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उनकी एज क्या है, इनकम क्या है, उनके ऑक्यूपेशन के सोर्सेज क्या क्या हैं। फिर देखना है साइकोग्राफिक्स, अंडरस्टैंड लाइफ स्टाइल, टेक्नोलॉजी यूजेस एंड बैंकिंग प्रेफरेंस। फिर देखना है जो आपके टारगेट ऑडियंस है उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, कि मतलब वो खर्च कितना करते हैं और टेक्नोलॉजी में वो लोग कितने एडवांस हैं, और बैंकिंग प्रेफरेंस क्या रखते हैं। मान लो अगर कोई वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी चलानी नहीं आती, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना नहीं आता, तो उनके ऊपर ये चीज़ इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन, ट्रैक ऑनलाइन बिहेवियर, स्पेंडिंग हैबिट एंड डिवाइस यूजेज। फिर उनकी देखनी है कि मतलब वो उनका ऑनलाइन बिहेवियर कैसा है, वो ऑनलाइन स्पेंडिंग कितनी करते हैं और डिवाइस का यूज़ कितना करते हैं। जो लोग ये चीज़ ज़्यादा करते होंगे वो उन्हीं लोगों को आप अपनी टारगेट ऑडियंस बनाएं। ऐसे लोगों को टारगेट ऑडियंस ना बनाएं जो कि मतलब ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज का यूज़ ही नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले आपको देखना है आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है और उन्हीं पर आपको वर्क करना है। फिर उसके बाद है वैल्यू प्रपोजिशन, कन्वीनियंस, यानी कि आप उनको वैल्यूज़ दिखाएं कि मतलब ऑनलाइन अगर आप उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज हमारी यूज़ करते हैं तो आपको मतलब क्या क्या फ़ायदे होंगे, आपको क्या क्या वैल्यूज़ मिलेंगी। सबसे पहले दिखाइए कन्वीनियंस की, मतलब आपको अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करते हैं तो 24/7 एक्सेस मिल जाएगा आपको, आप कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और फ्रेंडली इंटरफेस मिल जाएगा। और सिक्योरिटी के बारे में उनको मनाए कि क्या नाम है कि हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, लाइक इंक्रिप्शन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, फ्रॉड प्रोटेक्शन, यानी कि हमारा बैंकिंग प्रोडक्ट क्या है या फिर बैंकिंग सर्विसेज क्या है? सिक्योर है।
कॉस्ट सेविंग, उनको दिखाएं कि मतलब कि ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट सेविंग है, प्रोडक्ट कह रहा हूँ सर्विसेज कॉस्ट क्या है, कॉस्ट सेविंग है। प्रमोट लोअर फीस एंड बेटर रेट्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैंकिंग की, क्या नाम है, इसके अंदर फीस भी कम लगती है और रेट्स भी अच्छे हैं ट्रेडिशनल बैंकिंग के हिसाब से। इनोवेटिव फीचर्स, उनको बताएं कि हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर क्या क्या है, एआई ड्रिवन फीचर्स हैं और मतलब बजटिंग टूल बहुत अच्छे अच्छे हैं, पर्सनलाइज ऑफर भी क्या हैं, बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो मन एक तरीके से उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स, अब आप मतलब किस तरीके से ये चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं अपनी, सबसे पहले सोशल मीडिया का यूज़ करके, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब पर आप एड्स डाल के, पोस्ट डाल के, स्पॉन्सर्ड कंटेंट डालकर क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ से भी आप ट्रैफिक को इंगेज कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग की, क्या नाम है, अपने जो यूज़र्स हैं उनको डायरेक्ट ईमेल भेजकर ये आप अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज बेच सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग्स बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, वेबिनार बना सकते हैं और मतलब ट्यूटोरियल बना सकते हैं, जिससे कस्टमर डिजिटल बैंकिंग के बारे में मतलब उसके बेनिफिट और फीचर्स वगैरह जाने। थर्ड जो आपका शॉर्ट नोट है वो है म्यूचुअल फंड स्कीम के ऊपर, ठीक है। म्यूचुअल फंड स्कीम क्या होती है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल होती है जिसके अंदर आप मनी उठाते हो बहुत सारे मल्टीपल इन्वेस्टर से और एक जगह इन्वेस्ट कर देते हो, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम क्या क्या होता है, अब इसके टाइप्स, पहला आ गया इक्विटी फंड, दूसरा आ गया डेट फंड, तीसरा आ गया हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड इन दोनों का मिक्सचर होता है, इक्विटी और डेट का, जैसा हमें नाम से ही पता लग रहा है। चौथा है इंडेक्स फंड, पांचवा है ईटीएफ। ईटीएफ की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। अब उसके बाद बेनिफिट्स देखते हैं कि आपके फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन, आपका जो इसके अंदर रिस्क होता है वो बहुत सारे एसेट्स में बढ़ जाता है। अगर आपका एक जगह से लॉस हुआ तो दूसरी जगह से प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका रिस्क क्या होगा, इसके अंदर डाइवर्सिफाइड हो गया। दूसरा हो गया प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आपने जो पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट लगाई है, वो उसको हैंडल कौन करता है, एक्सपर्ट लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। तीसरा है लिक्विडिटी, ईजी टू बाय एंड सेल, आप ईजिली बाय और सेल कर सकते हो अपनी ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं। चौथा एक्सेसिबिलिटी, आप हर टाइप की इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिए एक्सेसिबल है, इससे छोटी अमाउंट हो बड़ी अमाउंट हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हर किसी के लिए ये एक्सेसिबल। पांचवा है ट्रांसपेरेंसी, रेगुलर अपडेट ऑन परफॉर्मेंस एंड होल्डिंग, मतलब आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं कि अब कितने का प्रॉफिट, कितने का लॉस, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होती है। हाउ दे वर्क, अब ये बेसिकली म्यूचुअल फंड स्कीम वर्क कैसे करती हैं। सबसे पहले पूलिंग फंड, सबसे पहले तो ये पैसा उठाती हैं, सारे इन्वेस्टर जो भी होते हैं उन लोगों से क्या करती हैं, पैसा उठाती हैं। फिर करती हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यानी एक ऐसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करती हैं। फिर उसके बाद रिटर्न्स आते हैं, यानी कि वो जो जहाँ पर इन्वेस्ट करा होता है पैसा, वहाँ से कैपिटल गेन्स आते हैं, डिविडेंड्स आते हैं, इंटरेस्ट आता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर जो भी वो कैपिटल गेन, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड्स जो भी आए होते हैं उनको क्या कर देती है, इन्वेस्टर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इस तरीके से ये काम करती है। तो आपको क्या देखकर मतलब एक म्यूचुअल फंड स्कीम चुननी चाहिए। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट गोल, कि मतलब अगर आपकी जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हो वो आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आपकी हेल्प कर रही है या नहीं। रिस्क टॉलरेंस, यानी आप उसका पहले रिस्क देखें कि इसके अंदर पैसा लगाने में कोई रिस्क तो नहीं है, कभी पैसा डूब ही जाए। टाइम होरिजन, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको कब कब इन्वेस्टमेंट करनी है, मंथली, ईयरली, तो अलग अलग टाइप की होती हैं, तो आपको ये भी चेक करके चलना है। परफॉर्मेंस इवेल्यूएट हिस्टोरिकल रिटर्न, तो आप पहले पैसा लगाने से पहले देख लें कि पास्ट में इसने अपने जो इन्वेस्टर्स ने उनको कितना रिटर्न दिया है, फ़ीस और मैनेजमेंट फ़ीस भी होती है, आप उसको भी पहले ध्यान में रखकर अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम चुना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है स्पेंडिंग मैनेजमेंट एंड इट्स स्टेप, ठीक है। स्पेंडिंग मैनेजमेंट क्या होती है, रिफर टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस टू अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू मीट फाइनेंशियल गोल। यानी कि एक तरीके से स्पेंडिंग मैनेजमेंट यानी आप अपने खर्चे को मैनेज करना, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, आप प्लान करते हो, मॉनिटर करते हो और अपने सारे खर्चों को कंट्रोल करते हो ताकि आप फाइनेंशियली क्या हो पाओ,
स्टेबल हो पाओ और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाओ। ठीक है, इफेक्टिव स्पेंडिंग मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट दे आर लिविंग विद इन देयर मीन, रिड्यूसिंग डेट एंड सेविंग फॉर फ्यूचर नीड्स। अगर आप इफेक्टिव स्पेंडिंग मैनेजमेंट करते हो तो आपको क्या फ़ायदा होगा, मतलब आपका डेट कम होगा, आपके ऊपर जो कर्ज है वो कम होगा, आप फ्यूचर के लिए सेव कर पाओगे और बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब स्टेप्स क्या क्या होते हैं स्पेंडिंग मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहले एसेस फाइनेंशियल सिचुएशन। आप देखें कि क्या नाम है, ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंस, डॉक्यूमेंट ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम एंड रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंस। सबसे पहले आप रिकॉर्ड कर लें कि मेरी इनकम कितनी है और मेरे सारे खर्चे कितने हैं। उसके बाद एनालाइज स्पेंडिंग पैटर्न, आइडेंटिफाई वेयर मनी इज़ बीइंग स्पेंड एंड कैटेगराइज एक्सपेंस। यानी फिर आप देखें जो आपका पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है, आप खर्च कहाँ कहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, आप सारे अपने एक्सपेंस को क्या कर लो, डाइवर्सिफाइड कर लो, देख लो कि हाँ ये पैसा मैं यहाँ खर्च करता हूँ, इतना पैसा मैं वहाँ खर्च करता हूँ। दूसरा है फाइनेंशियल सेट फाइनेंशियल गोल, शॉर्ट टर्म गोल टू अचीव विद इन अ ईयर लाइक फॉर अ सेविंग फॉर अ। आप मतलब देख लो कि क्या नाम है, दो टाइप के होते हैं गोल, एक हो गया शॉर्ट टर्म, एक हो गया लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म 1 ईयर के अंदर अंदर वाले और लॉन्ग टर्म 1 साल से बड़े वाले। शॉर्ट टर्म में आप क्या आ सकता है, आप देख सकते हो जैसे कि आपको कहीं वेकेशन पे जाना है या फिर क्रेडिट कार्ड का डेट कम करना है, तो आप सोच लो कि मतलब ये करना है तो करना ही करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप सेव करो और स्पेंडिंग मैनेजमेंट करो इफेक्टिवली। और लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकते हैं किसी इंसान के, जैसे कि बड़ा घर खरीदना, रिटायरमेंट के लिए सेव करना, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए पैसा कलेक्ट करना, ये होता है लॉन्ग टर्म गोल। इसके लिए भी स्पेंडिंग मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। क्रिएटिंग अ बजट। अब सबसे पहले लिस्ट ऑल इनकम, इंक्लूड ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। आप देख लें आप आपकी इनकम किस किस सोर्सेज से आती है, आपकी जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम है आप उसे नोट कर लें। कैटेगराइज एक्सपेंस, फिर उसके बाद अपने खर्चों को क्या कैटेगराइज कर लें, बांट लें। सेपरेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंस, यानी फिक्स्ड जो आपको देने ही देने, जैसे कि आपके घर का रेंट है, बिजली का रेंट वो है, बिल वगैरह जो आपको पे करना होता है, जो आपका फिक्स है वो तो आप अलग कर लें। एंड वेरिएबल एक्सपेंस जैसे कि जो आप एंटरटेनमेंट में खर्च करते हैं, डाइनिंग आउट, बाहर घूमने फिरने में, उसको अलग कर लें। अपने सारे एक्सपेंसेस को कैटेगराइज कर लें। अलोकेट फंड्स, अलोकेट स्पेसिफिक अमाउंट फॉर ईच कैटेगरी बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज़ एंड फाइनेंशियल गोल। और मतलब देख लें कि कौन सी चीज़ कितनी ज़रूरी है और किस चीज़ पर कितना ज़्यादा पैसा खर्च करना ज़रूरी है। इम्प्लीमेंट द बजट, फिर उसके बाद बजट को आप इम्प्लीमेंट कर दें। और फॉलो द प्लान, फिर जब आपने इतना सब कुछ कर लिया तो अब आपका काम है उस प्लान को फॉलो करना। आप उस पर क्या रहे हैं, टिके रहें, आप इस चीज़ से हटे नहीं। जब एक बार डिसाइड कर लिया स्पेंडिंग मैनेजमेंट करने का तो उस चीज़ को फॉलो करें। यूज़ टूल्स एंड ऐप्स, आज के टाइम में बहुत सारे टूल्स और ऐप्स आ रहे हैं जिसके अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि क्या नाम है कि इतना खर्च हुआ, इतनी इनकम आई। ठीक है, तो आप इन ऐप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड एडजस्ट रेगुलर रिव्यूज़, और आप मंथली वीकली चेक कर सकते हैं कि हाँ मतलब मेरी इनकम कितनी हुई, फिर मैंने उसमें से एक्सपेंस कितने करे। इससे आपको रेगुलर अपडेट्स रहेगा। ठीक है, एडजस्टमेंट। और फिर उसके हिसाब से आप अपने आप को फीडबैक देकर खुद को एडजस्ट भी कर सकते हो कि हाँ आपकी बार ज़्यादा खर्चा होगा, आपकी बार कंट्रोल करना है। ठीक है, फिर कंट्रोल स्पेंडिंग, कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस, जो फालतू के खर्चे हैं आप सबसे पहले उन्हें ढूंढ कर हटा दें जो कि ज़रूरी नहीं है आपके लिए। फाइंड सेविंग, फिर सेविंग ढूंढें कि आप किस तरह कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होगा जहां से आप क्या कर सकें, मनी सेव कर सकें। Avoid impulsive purchase. Implement strategies to curb impulsive buying such as waiting 24 hours before making a non-essential purchase. ठीक है, बिल्ड एन एमरजेंसी फंड, फिर आपके बाद उसके लिए आपको एक एमरजेंसी फंड भी बनाना ज़रूरी है कि मतलब कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए और आपके पास पैसा ना हो तो आप एक इमरजेंसी फंड के लिए भी पैसा क्या करते चलें, सेव करते हुए चलें। ऑटोमेट सेविंग, आप एक बैंकिंग में सिस्टम लगा सकते हैं ऑटोमेटिक सेविंग का कि मतलब इतना पार्ट ऑफ मेरी इनकम मंथली सेव हो जाए, मतलब सेविंग अकाउंट में चली जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। डेट मैनेजमेंट, अगर आपने किसी से डेट ले रखा है, कर्जा ले रखा है, सबसे पहले प्रायोरिटाइज करें उसे। सबसे पहले सोचें कि हाँ भाई मुझे अब यही पे करना है, फिर उसके बाद बाकी अपने एक्सपेंसेस देखें। कंसोलिडेट डेट्स, कंसीडर कंसोलिडेटिंग डेट्स टू लोअर इंटरेस्ट एंड सिंप्लीफाई पेमेंट, मतलब अगर आपको डेट भी लेना है तो वो डेट चूज़ करके लें जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट कम हो और पेमेंट्स क्या हो, सिंप्लीफाई हो। रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट, इवेल्युएट प्रोग्रेस पीरियडिकली, असेस प्रोग्रेस टुवर्ड फाइनेंशियल गोल, यानी कि अपनी हर महीने, साल वगैरह जो भी आप बांध लें उसके लिए अपनी प्रोग्रेस देखें कि आप कर पा रहे हैं या नहीं और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। लर्न एंड अडेप्ट, और आप अपने पिछले पास से सीखें कि मतलब पिछली बार आपने जो पैसा सेव करा था वो ठीक से हो पाया या नहीं और अपनी आदतें उसके थ्रू सुधारें।
तो यही था आपका सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बताना है लिस्ट ऑफ डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन नॉट अलाउड अंडर न्यू टैक्स रिजेम। नए टैक्स रिजेम जो आया उसके अंदर जो पुराने डिडक्शन और एग्जाम्पशन होते थे टैक्स के जो हट गए हैं, हमें अब उसकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो जो नया टैक्स रिजेम आया इंडिया के अंदर उसके अंदर बहुत सारे ऐसे डिडक्शन और एग्जाम्पशन थे जो कि प्रीवियसली अवेलेबल थे बट ओल्ड टैक्स रिजाइम में, बट अब क्या कर दिए गए हैं, वो हटा दिए गए हैं। तो अब आपके सामने उसकी लिस्ट है। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था कि 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाता था सैलरीड इंडिविजुअल और पेंशनर के लिए, ठीक है। वो भी आपके लिए क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। हाउस रेंट अलाउंस का एग्जाम्पशन डिडक्शन हटा दिया गया, लीव ट्रैवल अलाउंस का एग्जाम्पशन हटा दिया गया है, और उसके बाद सेक्शन 80C की भी डिडक्शन कर दी गई है। इसके अंदर क्या क्या आता था, इन्वेस्टमेंट इन इंस्ट्रूमेंट लाइक PPF, EPF, LIC प्रीमियम्स, इसके अंदर जो भी क्या नाम है आपकी टैक्स डिडक्शन होती थी वो सब भी क्या कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं। और उसके बाद आता है सेक्शन 80D की डिडक्शन, जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पर डिडक्शन थी वो भी अब हटा दी गई है। और उसके बाद सेक्शन 24 भी इंटरेस्ट ऑन होम लोन, जो होम लोन पर क्या नाम है डिडक्शन होता था वो भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। सेक्शन 80E इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन पर भी हटा दिया गया है। सेक्शन 80G, सारे ये 80 की लाइन्स कही हैं जो कि बहुत सारे क्या कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है। डोनेशन टू स्पेसिफिक फंड एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। और सेक्शन 80TTA और 80TB, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट अप टू 10,000, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर सीनियर सिटीजन अप टू 50,000, ये भी रिमूव कर दिया गया है अब। और सेक्शन 80EE भी अब रिमूव कर दिया गया। एडिशनल डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स। सेक्शन 80CCD ब्रैकेट 1B, ठीक है। एडिशनल डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूटर टू द नेशनल पेंशन सिस्टम। ये बस आपको लिस्ट में आपको सेक्शंस याद रखने हैं और उनके अंदर के नाम याद रखने हैं, ठीक है। और सेक्शन 80DB डिडक्शन, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए डिडक्शन था वो भी अब अलाउड नहीं है। 80U डिडक्शन फॉर डिसेबिलिटी भी हटा दिया गया है। सेक्शन 10(4) अलाउंस सच एज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस एंड अदर स्पेशल अलाउंस फॉर मीटिंग एक्सपेंस, ये सब चीज़ें भी अब क्या हो गई हैं, रिमूव हो गई हैं। सेक्शन 80D डिडक्शन फॉर रेंट पेड फॉर अकोमोडेशन के लिए जो रेंट पेड करता था उसके ऊपर जो टैक्स लगता था और उस पर जो डिडक्शन थी वो भी अब रिमूव हो गई है। तो यही सब थे आपके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस ला सकूं। और इसको अपने दोस्तों के साथ जिनके पास ये सब्जेक्ट है प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।